नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। फिजिक्स के इस अद्भुत क्लास में हमारे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, बताओ कैसा है हालचाल? मस्त, एकदम चकाचक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? कोई समस्या तो नहीं आन पड़ी? बिल्कुल, अगर आन पड़ेगी तो बिल्कुल हमें याद करिएगा, क्योंकि सारी समस्याओं का निवारण यही होगा, चाहे कोई भी समस्या हो। अगर आप हमें अपना गुरु मानते हैं तो सबसे पहले जो गुरु होता है वो एक सबसे अच्छा मित्र होता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो सिर्फ आपको एजुकेशन ही दे। गुरु का मतलब ये होता है कि जिंदगी के हर क्षेत्र में जो आपका साथ दे वही आपका गुरु होता है। आपकी गुरु आपकी माँ होती है, आपका बाप होता है, वो तमाम वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको गलत समय पे, मतलब जब आपका गलत समय गलत चल रहा था उसमें आपको सही इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो तमाम लोग वो आपके जीवन में गुरु बनते जाते हैं। तो एक गुरु का कर्तव्य ये नहीं होता कि बस आपको शिक्षा देना, आपके सब्जेक्ट को पढ़ाना। ये भी कर्तव्य बनता है कि आप किसी भी समस्या में हो, जिंदगी की किसी भी समस्या में हो, एटलीस्ट अपने गुरुजनों का सलाह जरूर लेना चाहिए। वैसे भी वी आर यंगर, अभी हम नौजवान ही हैं, तो हम आपकी परेशानियों को ज्यादा अच्छे समझेंगे, बेटर देन किसी और के। ठीक है, खैर वो बात छोड़ो। हम लोग आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है। मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। पार्ट ए के अंदर जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, जो मैं पार्ट बी जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर इससे पहले हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री बिहाइंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जहां हम लोगों ने देखा एरिस्टोटल, फिर हम लोगों ने कॉपर निकोलस की बात की, हम लोगों ने कॉपर निकोलस की बात की, फिर हम लोग आए केपलर पे और टाइको ब्रेह पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे तक बात की थी। उसके बाद हम लोग आए गैलीलियो गैलीली पे, फिर बताया कि कैसी ये जर्नी जो है फिजिक्स की चली और कहाँ पे आके कहाँ तक की खत्म हुई, हिस्ट्री कहाँ तक थी, वो हमारी थी गैलीलियो गैलीली तक। आगे जो हमको खुद पढ़ना है, जो हमको सिलेबस में मेंशन है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति विषयक नियम। 3 गति विषयक नियम है, वो जानेंगे, लेकिन आज नहीं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, देखो चाहता तो मैं स्टार्ट कर देता बहुत सही से एकदम, मतलब जहां से आपका सिलेबस है, लेकिन हमको लगा कि आपको बेसिक ज्यादा बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने 11th-12th की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करी होगी, तो आपका बेसिक सारी चीजें, बेसिक प्लस एडवांस सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना है। तो थोड़ा सा लेट चलेंगे, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, वो कछुए वाली चाल चलेंगे, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी ना। हमको खरगोश नहीं बनना कि बहुत तेजी से दौड़ना है फिर अंत में जाके रेस हार जाना है। हमको कछुआ बनना है, हमको टर्टल की चाल से चलनी है। लेकिन हाँ, टर्टल का चाल में चलने का क्या मतलब बेटा, कि हमको सारी चीजें समझ के चलनी है। मतलब एक एक स्टेप जो है हमको बहुत फूक के कदम बढ़ाना है, क्योंकि आज जो पढ़ोगे और आज जो यहाँ सीख के जाओगे, वो इस तरीके से सीखोगे कि आने वाले कई सालों तक वो आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो चलो आज ये शुरुआत करते हैं। आज हम ये लेक्चर नंबर 2 है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, यानी यूनिट 5 का आपका लेक्चर नंबर 2 है। और इसके अंदर आज बेसिकली हम पढ़ेंगे मोशन एंड रेस्ट के बारे में। हाँ, सबको पता है कि मोशन और रेस्ट होता क्या है, लेकिन आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ रिलेट करके सीखेंगे कि मोशन और रेस्ट जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं, जो डिफिनेशन वाइज पढ़ते चले आए हैं, क्या मोशन और रेस्ट क्या चीजें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, या जो हम समझ चुके हैं, जो हमारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट बन चुका है, क्या वो सही है, या फिर हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारा कोर सिलेबस है, जिसको हम लोग क्लासिकल, जिसको हम लोग मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, वो हम पोर्शन आपको लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना कि जो भी बुक पढ़ो उस बुक के बारे में जानो कि बुक कहना क्या चाहता है, वो बुक किन किन चीजों से डील करता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन है, देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना एक नाम, मैकेनिक्स। सबसे पहले समझेंगे कि ये मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है और कितने टाइप के मैकेनिक्स होते हैं, और किन किन मैकेनिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर फिर कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की, और उसी के अंदर आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर टाइम पॉसिबल हो सका, टाइम अगर इजाजत देता, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक आज का ये जर्नी हमारा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे बेटा आज का हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है क्या। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि सबसे पहले मैकेनिक्स होता क्या है ना। आप लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा न्यूटन मैकेनिक्स। अच्छा, मैं पीडीएफ बना के नहीं लाया, मैं चाहता तो बेटा आप लोग को पीडीएफ बना के लाता, पीडीएफ पे बस लिखी हुई चीजें होती, मैं उसको एक्सप्लेन करते चला जाता। लेकिन कहते हैं ना, अगर पीडीएफ से पढ़ाओ तो वो मजा नहीं आता है, जैसे वो अट्रैक्टिव क्लास नहीं लगता, बस देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। जाहिर सी बात है, वो कंप्यूटर से लिखा हो गया होगा तो अट्रैक्टिव लगेगा। मेरे जैसे मुझसे अच्छी राइटिंग होगी उसकी, तो अच्छा तो लगेगा कंप्यूटर जो लिखेगा, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आएंगी जब हम चीजों को लिख लिख के पढ़ेंगे।
एक एक चीजों को समझ के पढ़ें, क्योंकि ये मेरा क्राइटेरिया है पढ़ाने का। मोस्ट टीचर आते हैं, वो पीडीएफ रहता है, पीडीएफ पे पढ़ा के चल जाता है। पीडीएफ पे तो कोई भी पढ़ा सकता है ना, लेकिन जो फीलिंग्स आती है ना, वो लिख लिख के आती है। जब तक हम खुद लिख लिख के समझ समझ के नहीं पढ़ते हैं, वो हमको फीलिंग्स नहीं आती ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिक्स। बेटा सबसे पहले जानेंगे मैकेनिक्स क्या होता है, फिर मैकेनिक्स को दो पोर्शन में बेटा बटा गया है। वैसे भी तो भगवान ने हमको हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नवाजी है कि हमको पीडीएफ या प्रिंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है बेटा, चलो मैकेनिक्स समझते हैं। कहते हैं मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, खासकर मैकेनिक्स का मतलब होता है मैथ प्लस फिजिक्स, इस तरीके से समझ सकते हैं ना। अपनी समझने के लिए मैकेनिक्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स जो है बेटा वो मैथ प्लस फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। कहते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ऐसा समायोजन, ऐसा कॉम्बिनेशन ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल के रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो फोर्स एंड मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिजिक्स और मैथ के उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स ना। कहते हैं कि मैथ और फिजिक्स के उस ब्रांच को जिसमें हम फोर्स और फोर्स से होने वाले मोशन, क्या बेटा, फोर्स से होने वाले मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकीय। समझते हो ना, यांत्रिकीय ना। ठीक है, कहते हैं कि फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, फोर्स और फोर्स से बल और बल से होने वाले गति, मोशन के बारे में हम अध्ययन कर रहे होते हैं। फिजिक्स के उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहा करते हैं, यानी हम उसको मैकेनिक्स मतलब होता है यांत्रिकीय, और इस ब्रांच को हम यांत्रिकी कहते हैं। यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैथमेटिक्स ज्यादा होता है, फिजिक्स बहुत कम होता है। फिजिक्स नाम मात्र का फिजिक्स है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन चीजें बहुत ज्यादा होंगी, न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा होंगी, सोचने वाली शक्ति ज्यादा होगी। जैसे कि नॉर्मली समझ सकते हैं कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी में तनाव बल कितना है, बाल्टी में जो डोरी बंधी उसमें तनाव बल कितना है, या किसी आदमी को धक्का दे रहे हैं, कितने बल से आपने, कितने न्यूटन के बल से उसको धक्का दिया है, वो आपको धक्का दे रहा है, कितने न्यूटन के बल से वो आपको पुश किया है या पुल किया है, ये सारी चीजें। या फिर बोले कि जब आप कोई पानी में ऐसे तैरता है, ठीक है, कोई बंदा पानी में अगर तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो उसमें क्या बायोन्सी फोर्स क्या लग रहा है, दुनिया भर की जो चीजें आती हैं, ठीक है, जिसमें हम फोर्स और फोर्स से होने वाले मोशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऐसे फिजिक्स के ऐसे ब्रांच को हम बोला करते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ठीक है, अच्छा, अब मैकेनिक्स जो है बेटा वो हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। मैकेनिक्स जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी मैकेनिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक को बोलते हैं बेटा हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, चलो हिंदी में बताते चलूंगा, परेशान होने की बात नहीं है ना। क्या है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स है। और दूसरा जो हमारा खूबसूरत मैकेनिक्स का ब्रांच आता है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आने वाले समय में आप इसका महत्वता समझेंगे, क्योंकि आज सारी दुनिया क्लासिकल मैकेनिक्स से ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चाएं पूरे मार्केट में हो रही ना। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स से बिलोंग करते होंगे तो कहीं ना कहीं क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना होगा, क्वांटम इंटेंगलमेंट का नाम सुना होगा। सारी चीजें जो आजकल क्वांटम फेनोमेना, क्वांटम चीजों पे बेस्ड हो रही हैं। आज जो हम कोविड काल से जो हम उभर के आए हैं, जो इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार हो गई हैं, आपको पता है कोई भी वैक्सीन कम से कम 5-10 साल के अंदर जल्दी बनती नहीं है, लेकिन हमने कोविड में इतनी जल्दी हमने वैक्सीन, जो भी हमारा स्पुतनिक वैक्सीन था और जो भी हमारा इंडिया का जो हमारा वैक्सीन था, हमने इतनी जल्दी उसको तैयार किया, वो आज दिन थी सुपर कंप्यूटर की। और सुपर कंप्यूटर यानी क्वांटम कंप्यूटर, और क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के फेनोमेना पे बेस्ड होती है। ठीक है, एक ब्रांच होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, इसमें भी फोर्स एंड मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स है, इसमें भी फोर्स एंड मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे ना। इसको बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, इसका कोई हिंदी नहीं है। और क्लासिकल यानी समान यांत्रिकी, क्लासिकल बोल सकते हैं, समान यांत्रिकी, है ना। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंट होता है, क्वांटम शब्द जो है इसको समझ जाएंगे ना तो इसलिए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स आपके सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के अंदर है क्वांटम मैकेनिक्स, और वहीं से आपका ओरिजिन होता है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ना भी है। क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है, फिजिक्स का नहीं, मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डील करता है। किसको डील करता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब क्या होता है बेटा, मैं समझा रहा हूं, सारी चीजें समझाऊंगा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से समझना।
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है अत्यंत छोटे ना, इसको लिख सकते हो बेटा क्या, अत्यंत छोटे, अत्यंत, ठीक है, अत्यंत छोटे। माइक्रो मतलब होता है बेटा अत्यंत छोटे ना, क्या हो गया ये, अत्यंत छोटे। जब हम अत्यंत छोटे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अत्यंत छोटे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, या क्वार्क्स की बात करते हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं, या किसी भी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं बेटा, अगर उसकी मोशंस की बात कर रहे होते हैं, अगर उसके मोशन की बात करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स और उसके मोशन, उससे रिलेटेड उसके मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। यानी ये ऐसा मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल किया जा सकता है। यानी मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां पर ग्रेविटी नाम का कंसेप्ट नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल होता, बेटा मास नहीं होते। जब हम छोटे छोटे स्मॉलेस्ट जिसके पास न के बराबर मास होते हैं, अगर ऐसे पार्टिकल के फोर्स और मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए मैकेनिक्स का जो ब्रांच बनता है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मोशन की, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg के आसपास इसका मास होता है। ये बहुत स्मॉल है, 9.1 × 10⁻³ आप सोच सकते हैं कि दशमलव के इधर 9 के इधर लाते हो और 0 0 लगाते हो, मतलब इतना छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं देखा। प्रोटॉन की मास की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की मास की बात करते हैं। जब हम छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, तो जब उसके मोशंस और फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमको क्वांटम मैकेनिक्स का ब्रांच हमको मिलता है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात क्या होती, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसके उल्टा हो जाएगा। सभी लोग फट से अनुमान लगा लिए होंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो, देखो यहाँ पे MACRO लिख रहे हैं ना, ये आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको बहुत बार माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक शब्द आपको समझने को मिलेगा। अभी समझ लो, माइक्रो MICRO, माइक्रो देखो बेटा, माइक्रो का ऐसे लिखते हैं म्यू से, और जब माइक्रो हो गया ना, इसका मतलब होता है लगभग 10⁻⁻6 के आसपास की जो ऑर्डर की चीजें होती हैं वो माइक्रो के अंदर आती हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है बेटा। और जब हम बात करते हैं किसके, जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक MACRO, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है बेटा बड़े बड़े, इसका मतलब होता है बेटा बड़े बड़े कणों के मोशंस के बारे में और उससे लगने वाले फोर्स के मोशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं ना। ठीक है, मैकेनिक्स के दो पोर्शन, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े बड़े पार्टिकल, जस्ट लाइक दैट, हमारे अगर सन का मोशन देखना हो ना, अगर सन का मोशन देखना हो, अर्थ का मोशन देखना हो, या हमारा मार्स, जुपिटर, ये सब बड़े बड़े है ना बेटा, इनका कुछ मास है ना बेटा। ये क्या है बेटा, इनके पास कुछ ना कुछ मास है। अगर इनका हमको मोशन देखना है बेटा, तो ये सब सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। हमारी मोशंस, आपके मोशंस, ठीक है, और आपके फैमिली में किसी भी पर्सन्स के मोशन या किसी पार्टिकल, किसी चलते हुए फिरते इंसान का मोशंस के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात आती है, क्योंकि वहां पे मास का कुछ अस्तित्व होता है, मास एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मास लगभग न के बराबर होता है, निग्लेजिबल, 10⁻31 के आसपास के ऑर्डर का होता है, तो लगभग न के बराबर होता है। तो जहां अत्यंत सूक्ष्म मासेस की फोर्स और मोशन के बारे में डिस्क्राइब करे, वो ब्रांच हमारा फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स आता है। फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स को आगे हम डील करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स आता है, फिर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आता है, ये सब आगे आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे बीएससी 4th सेमेस्टर के अंदर। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है आपको फोर्थ आपके एमएससी के अंदर 4th सेम के अंदर या 3rd सेम के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन हम बात करते हैं हमको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। हमको देखना है कि जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स किस मैकेनिक्स में आता है ना। तो हम बात करेंगे, उधर वो हमको छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं अब क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो फर्दर क्लासिकल मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। फर्दर क्लासिकल मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, फर्दर क्लासिकल मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इधर हम लिखने की कोशिश करें, ध्यान से देखना। पहला जो हमको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, आगे मैकेनिक्स आप लोग लिख लीजिएगा ना, यहाँ पे MEC लिख दे रहे हैं, यानी वो मैकेनिक्स हो गया, बिंदु दे दिया ना। यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा है लैग्रैंजियन। ठीक है, ये भी आपको आपके बीएससी के ही अंदर पढ़ना है। ठीक है, लैग्रैंजियन मैकेनिक्स मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लैग्रैंजियन मैकेनिक्स। और लास्ट वन पढ़ना है आपका हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है बेटा, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ये सारी चीजें बेसिक आपको बताना जरूरी है, और ये सब बेसिक आपके कहीं भी स्कूल कॉलेज में आपको बताया नहीं जाता है ना।
ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और हमारा हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ये हमारा आता है 1700 के आसपास न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती है, जब न्यूटन सर हमारे जन्म हुआ था न्यूटन सर का, लगभग इसके आसपास 1700 के आसपास न्यूटोनियन मैकेनिक्स की नींव रखी गई थी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं 1788 के आसपास, लगभग 50 साल से ऊपर, लगभग 1788 के आसपास हमारे लैग्रेंजियन नाम के एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, उन्होंने लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की नींव रखी और लगभग 1833 50 साल के आसपास हमारा हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स हमारा इजाद हुआ। तो हमारा क्या बेटा 1700 हमारा 1788 और 1833 के आसपास ये हमारी तीनों हमारी, तो हमारा जो हमको पढ़ना है सिलेबस में, ये हमको पढ़ना है बेटा इधर न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसको हम डीप में पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन हम छोड़ दें? नहीं, थोड़ा समझेंगे कि क्या डिफरेंस है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में और हैमिल्टोनियन। देखो इसका हिंदी नहीं होता, न्यूटन नाम से न्यूटोनियन, लैग्रेंजियन नाम से लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन साइंटिस्ट के नाम से हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स का ही ये तीनों पार्ट है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करेंगे, ऐसे पार्टिकल जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। ये क्वांटम हम छोड़ दिए, जहां पे मास की बात ही ना करे, एकदम निग्लेजिबल है, वहां पे हम माइक्रोस्कोपिक यानी क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। लेकिन जहां पे कुछ ना कुछ मास होता है, थोड़ा ही बहुत लेकिन मास हो, वहां पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करते हैं फोर्स और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन अब फोर्स और मोशन को हम 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, समान यांत्रिकी के अंदर, हम किसी भी फोर्स और मोशन को, बल और गति को हम 3 प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू, दूसरा लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के थ्रू और तीसरा है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के थ्रू। यदि किसी पार्टिकल के मोशन को अगर हम फोर्स के थ्रू अगर डिस्क्राइब करना चाहें, यानी बल कैलकुलेट करके, बल देख के कि इस पार्टिकल पे कितना बल है, 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 अगर हम फोर्स कैलकुलेट करके अगर मोशंस, पार्टिकल के मोशंस को डिस्क्राइब करें, जस्ट कैलकुलेटिंग द फोर्स कि उस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, अगर फोर्स कैलकुलेट करके पार्टिकल के मोशंस को डिस्क्राइब करने की बात आई, पार्टिकल के कणों की गति को अगर व्याख्यात करने की बात आई, डिस्क्राइब करने की बात आई, तो उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फोर्स से जब मोशन निकालते हैं, यानी बल से जब हम गति निकालते हैं किसी पार्टिकल के, किसी कण के, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स क्या हुआ, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स जब हम टोटल एनर्जी से, यानी संयुक्त ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, क्या करते हैं बेटा, अगर टोटल एनर्जी से हम पार्टिकल के मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, अगर टोटल एनर्जी से पार्टिकल के मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारा लैग्रेंजियन के अंदर आता है। देखो 2 तरीके से होता है, या तो तुम हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकालो, मान लो तुम्हारे पास सिस्टम है, बहुत बड़ा सा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बेटा ना, मान लो 20-25 पार्टिकल्स हैं, और उसको वो उस पर तुमने फोर्स लगा दिया है और वो चले जा रहा, कोई बॉडी है मूव कर रही है, तो तुम चाहो तो एक एक पार्टिकल पे फोर्स निकालो और उसका मोशन डिस्क्राइब करो, और सबको जोड़ दो तो पूरे बॉडी का मोशन आ जाएगा। या अलग बात है कि एक एक पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करो और एनर्जी कैलकुलेट करके तुम उसके मोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो 2 तरीका होता है किसी पार्टिकल के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, फोर्स निकालो, उस फोर्स से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, यानी गति का समीकरण लिख लो। ठीक है, और या तो टोटल एनर्जी निकालो, कुल ऊर्जा निकालो, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है बेटा। टोटल एनर्जी का आप लोग जानते हैं ना, जो कुल ऊर्जा होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। जो कुल ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो दूसरी चीज हो सकती है कि आप कुल एनर्जी निकालो, संपूर्ण ऊर्जा निकालो, फिर उससे यानी टोटल एनर्जी से आप इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये दूसरा तरीका होता है बेटा। हैमिल्टोनियन क्या होता है बेटा, हैमिल्टोनियन में भी हम जो क्या मोशंस को टोटल एनर्जी से ही डिफाइन करते हैं। सर लैग्रेंजियन में भी वही टोटल एनर्जी निकाल के डिस्क्राइब करते हैं, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में भी टोटल एनर्जी निकाल के किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में डिफरेंस क्या है? हम तो सीधे सीधे देख रहे हैं कि न्यूटोनियन में फोर्स से हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। किससे बेटा, फोर्स से हम डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, फोर्स से हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके सर, गुड, ठीक है। लैग्रेंजियन में हम टोटल एनर्जी से हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके सर, गुड। हैमिल्टोनियन में भी टोटल एनर्जी से मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं सर। लेकिन सर एक मिनट सर, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में अंतर क्या है? जब दोनों को एनर्जी से ही मोशंस को डिस्क्राइब करना है तो हमने लैग्रेंजियन के हैमिल्टोनियन आए ही क्यों? हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? 50 साल बाद क्यों हमको हैमिल्टोनियन नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्यों इसकी इजाद की बेटा? देखो
अच्छी बात तो यह है ना कि लैग्रेंजियन में जब भी हम टोटल एनर्जी लिखते हैं वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इन लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, LM ऐसे लिख देते हैं लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। लेकिन जब हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के अंदर जो टोटल एनर्जी लिखे हैं वो क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी किसके अंदर लिखते हैं, हैमिल्टोनियन के अंदर, तो वहां पे दोनों का सम लिखते हैं। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होता है इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, बस यही अंतर होता है। वहां पे टोटल एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन लैग्रेंजियन के अंदर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, माइनस होता है, घट के निकलता है टोटल एनर्जी। लेकिन हैमिल्टोनियन के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के निकालते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में डिफरेंट होता है। यहाँ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी से माइनस पोटेंशियल घटा के हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, दोनों टोटल एनर्जी से ही निकालना है। हाँ, जब फोर्स से मोशन को डिस्क्राइब करना होता है तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ आते हैं, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ आते हैं, और यही हमारे सिलेबस में है प्रेजेंट टाइम में, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यही हमको पढ़ना है। और हाँ, अच्छी बात है कि जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है ना, अगर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हैमिल्टोनियन एक ब्रिज है बेटा, मैं ऐसे एरो मार दे रहा हूं। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रिज है। अगर हमको क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना है, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे, आगे ये सब सारी चीजें कहेंगे कि सर अभी भले आपको बकवास लगे, लेकिन आगे आपका जो दिमाग खुलेगा जब ये सारी चीजें करेंगे, जब हमको क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना है बेटा, तब हम यूज करते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का। इसीलिए हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स मात्र एक ऐसा मैकेनिक्स का ब्रांच है, मात्र एक ऐसा मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को भी यूज कर सकते हैं, और जिसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का भी हम अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे, लेकिन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स मात्र एक ऐसा मैकेनिक्स है जिसके अंदर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का भी यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। दैट्स ऑल अबाउट हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। इसीलिए इसकी डिस्कवरी हुई। एक हमारा क्या करता है, पुल का काम करता है। अगर हमको क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना है तो वी हैव टू नीड द हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो ये तीन ब्रांच फिजिक्स के मैकेनिक्स के, क्वांटम क्लासिकल को मैंने समझा दी ना। आपको पढ़ाना है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी आपको पढ़ना है फोर्स से मोशन को डिस्क्राइब करने वाली मैकेनिक्स के ब्रांच को पढ़नी है, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती है, ये हमको पढ़नी है। यानी हम फोर्स देखेंगे, पार्टिकल पे फोर्स देखेंगे, और फोर्स से मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अब दो चीजें हैं, फोर्स देखना और फोर्स से मोशन को डिस्क्राइब करना। मैं कह तो रहा हूं कब से कि फोर्स देखना है, फोर्स से मोशन को डिस्क्राइब करना है, यही हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, और यही हमको पढ़ना है। लेकिन बेटा दो शब्द बड़े अच्छे आ रहे हैं इसमें, फोर्स एंड मोशन। अभी आपसे पूछेंगे फोर्स, तो सब यही कहेंगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a, दैट्स ऑल अबाउट द फोर्स। क्या यही फोर्स है? फोर्स बराबर बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित कर देना ही क्या बल कहलाता है? ठीक है, या बल लगाकर किसी वस्तु को, ये हमारा क्या बोलते हैं कि बल लगाकर किसी मास को, किसी द्रव्यमान को एक्सेलरेट कर देना, त्वरित कर देना ही क्या कहलाता है? यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बल कहते हैं? क्या यही एग्जैक्ट डिफिनेशन है बल का? या मोशन, जो मोशन की बात करते हैं, अगर मैं पूछूं बेटा गति किसे कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय मोशन एंड रेस्ट, अगला टॉपिक हमारा यही है, थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अगले टॉपिक की तरफ रुक करते हैं। मैं पढ़ूंगा फोर्स आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा, 3 नियम है, उसमें फोर्स के बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन किया गया है। लेकिन अभी अपन को जानना है कि ये मोशन और रेस्ट क्या होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप कहेंगे कि सर ये तो पढ़ी हुई चीजें हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? मैं कर रहा हूं ना, भरोसा रखो मुझ पर, यकीन रख ना। क्यों? क्योंकि अब तुम कुछ नया सीखने आए हो ना, वही घिसी पिटी चीज नहीं सीखोगे। मोशन एंड रेस्ट, मैंने बोला ना फिजिक्स को फील करने आना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें फिर से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है आप लोग से बहुत बच्चे पूछेंगे सर मोशन और रेस्ट क्या होता है, तो मोशन और रेस्ट आप में से बहुत सारे बच्चे खड़े होकर यही बताएंगे कि इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यदि कोई पार्टिकल समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रही है तो कहते हैं मोशन में है, यदि कोई कण समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रही है तो रेस्ट पे है। जस्ट लाइक दैट आई एम स्टैंडिंग हियर, हम यहाँ पे खड़े हैं बेटा, अगर हम नहीं हिल रहे हैं, नहीं मूव कर रहे हैं, तो कोई भी हमको कहेगा कि बेटा तुम स्थिर हो, या हम कहेंगे कि हम स्थिर हैं, या हम भी स्थिर हैं, हमको लग भी रहा है हम स्थिर हैं। लेकिन अगर हम मूव करना शुरू करें, ऐसे से वॉक करना स्टार्ट करें, तो कहेंगे सर आप समय के साथ अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन यू आर इन मोशन, आप गति में हैं। तो गति और हमारा विरामा,
ये दो चीज को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अभी आप में से हम बच्चे से पूछें बेटा तुम खड़े हो जाओ, हाँ हाँ तुम ही को कह रहे हैं, मोबाइल देख रहे हो, अरे हाँ बेटा कंफ्यूज मत, चलो खड़े हो, चलो बताओ मोशन डिस्क्राइब किसे कहते हैं? अरे भैया खड़े तो हो जाओ, क्या हुआ ऑनलाइन क्लास तो फील करो ना, फील करो तो बहुत, कहते तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर मान लो तो खुदा भी मिल जाता है और नहीं मानो तो बहुत सारी चीजें भी नहीं मिलती हैं, चाह के भी नहीं मिल पाएंगे, हाथ आई हुई चीज चली जाती है। तो आप ही से करें, जरा खड़े हो जाइए, बताइए मोशन किसे कहते हैं? तो आप ठीक है, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, ठीक है ओके, आप बोल रहे हैं कि मोशन किसे कहते हैं, कहेंगे लिखेंगे सर डिफिनेशन, इफ अ पार्टिकल, चलिए बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है ना, ठीक है, इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है, चेंजिंग इट्स पोजीशन, चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT लिख दिया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समझ जाइएगा, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। इफ नॉट ना, इफ नॉट अगर मैं लिख दिया अगर नहीं चेंज कर रहा है, इफ नॉट देन ये क्या, देन क्या कहलाएगा, देन वो चीजें रेस्ट पे कहलाएगी ना बेटा, पूरा लिख लेना, यदि कोई कण, इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड मोशन, इफ अ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। यदि कोई कण, हिंदी वाले बच्चे, यदि कोई कण समय के साथ अपना स्थान बदल रही है तो वो तो गति में है, यदि कोई कण समय के साथ, कोई बॉडी, कोई कण समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रही है तो वो तो विरामावस्था में, यही आपने कहा, यही हमने सुना, यही हमने बोर्ड पे लिख दिया, चलो ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। इसको, इस चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन से, अगर चेंज कर रहा तो मोशन है, अगर नहीं चेंज कर रहा, इफ नॉट, अगर नहीं चेंज कर रहा है बेटा तो हमारा क्या है, इफ नॉट, अगर नहीं चेंज कर रहा है तो वो चीज हमारी क्या है बेटा, रेस्ट पे है, दैट्स गुड, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मजा आएगा ना वीडियो, ठीक है। इफ नॉट, ठीक है, सोच रहे हैं सर ऐसा क्या करने वाले हैं, मारेंगे तो नहीं, मार तो वैसे भी नहीं पाएंगे, पूरी क्लास के दौरान हम नहीं मार पाएंगे, पूरे कोर्स के दौरान, लेकिन हाँ ऐसे हाइपोथेटिकली मार सकते हैं, आप फील करिएगा, ठीक है। चलो, हर चीज फीलिंग से होती है, मैं कह रहा हूं आप जरा, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, सर ये क्या है, क्या मजाक है, क्या करने वाले हैं, आंखें बंद करिए, मैं कह रहा हूं बंद करिए, ठीक है। चलो 3 गिनती गिनते ही आप लोग की आंखें बंद होनी चाहिए, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, आप में से आधे बच्चे, ठीक है, आधे बच्चे आंख बंद करेंगे और आधे बच्चे आंख खोल के रखेंगे, ताकि पता तो चले ना क्या होने वाला है। आधे बच्चे आंख बंद करेंगे और आधे बच्चे आंखें खोल के रखेंगे, जिन बच्चों का मन करेगा आंखें बंद करेंगे, जिन बच्चों का मन करेगा वो आंखें खोल के रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं 3 गिनती गिनूंगा, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं बोलूंगा स्टॉप, फिर उसके बाद अब सारे बच्चे अपने जो खोले हैं वो खोले ही रहेंगे आंख, और जो बंद किए वो भी खोल लेंगे, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा। तो जस्ट स्टार्ट, जस्ट खेला खेलते हैं ना, जस्ट हम आप वर्चुअल गेम खेलते हैं, ठीक है। जस्ट 3 गिनती गिनते ही आधे बच्चे का आंखें बंद हो जाना चाहिए, आधे बच्चों का आंखें खुल जाना चाहिए, ठीक है, खुले रहना चाहिए। चलो 1 2 3, आप सब लोग ओपन कर लो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जब आपने आंखें बंद किया था तो मैंने क्या किया, सर आप बोलेंगे कि जब आंखें बंद किया था तो आप वहीं खड़े थे, और आंखें खोला तो सर आप यहां शिफ्ट हो गए, और जो बच्चे ने आंखें खोला वो तो देख ही रहे हैं कि हम मूव किए हैं। लेकिन जिन बच्चों से पूछा जाए कि बेटा मैं जब आप लोगों ने आंखें बंद किया तो मैंने क्या किया, मैं खड़ा था या मैं मूव कर गया, मैं रेस्ट पे था या मैं मोशन पे था, क्या आप बता पाएंगे? आंखें बंद करके क्या आप ये बता सकते हैं कि हम रेस्ट पे थे कि मोशन पे थे? नहीं ना। जो बच्चा आंखें खोला है वो बता देगा कि सर हम रेस्ट पे थे या आपने मूव किया, हमने बेसिकली हमने मूव किया था, तो बता देगा सर आप मोशन में। लेकिन जिन बच्चों ने आंखें बंद किया था वो बच्चा कभी नहीं बता पाएगा कि सर आप रेस्ट पे थे कि आप मोशन पे थे। बताता भी है तो गलत बताएगा, हो सकता है कि हाइपोथेटिकली या कंसेप्चुअली उसका सही हो जाए, लेकिन भाई उसने देखा नहीं है ना। तो रेस्ट और मोशन हम कैसे बिना देखे कह सकते हैं कोई बंदा रेस्ट पे है, कोई बंदा मोशन पे है? कैसे? नहीं समझ में आया ना। लो सपोज दैट आप यहां बैठे हैं, आप हम सामने बैठे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं हमें, हम यहाँ पे खड़े हैं, रेस्ट पे है ना, ठीक है। चलो अपने एक स्टूडेंट को चंद्रयान 3 से मैंने चंद्रमा पे भेज दिया, ठीक है, चंद्रयान 3 से मैंने उसको चंद्रमा पे भेज दिया। अब मैं अपने स्टूडेंट को कॉल लगा रहा हूँ, टैट 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 कलुआ, हेलो, हाँ बेटा कलुआ, प्रणाम बोल रहा है, अच्छा बेटा चांद पे हो, अच्छा चांद पे पहुंच गया, कैसा लग रहा है चांद? अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वहां से मेरा हेलो कर देना चंदा मामा को, अपना रोवर भी गया होगा उधर, छेड़छाड़ी मत करना, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा इस समय मैं कहाँ हूँ?
अच्छा क्लास में हूं। अच्छा बेटा मैं मोशन पे हूं कि रेस्ट पे हूं, मैं टहल रहा हूं कि रेस्ट पे हूं? रुक जाओ बेटा, स्पीकर पे कर दे रहा हूं। सर आप मोशन पे हैं। मोशन पे हूं क्यों? मैं चलता हुआ दिख रहा हूं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है बेटा, एंजॉय करो एंजॉय करो। देखा वो क्या बोल रहा है, हमारा स्टूडेंट कलुआ क्या बोल रहा है कि सर आप मोशन पे हैं। इसका क्या मतलब है? सोचो जरा, क्लिक, अपने माइंड पे क्लिक करो। एक छोटी सी चीज इस डिफिनेशन में मिस हो रही है बेटा, और वो छोटी से छोटी चीज कितनी बड़ी रोल प्ले कर सकती है आने वाले डिफिनेशन में, ये आप समझ नहीं सकते, ये आपको आभास भी नहीं होगा। देखो अब हम बताते हैं। देखो रेस्ट और मोशन ये दो ऐसी चीज हैं जिसको बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब बेटा कि देखने का नजरिया, वो बंदा हमको कहां से देख रहा है। अब जाहिर सी बात है हमारा स्टूडेंट जिसको मैंने चांद पे भेजा था चंद्रयान 3 से, वो गया था, वो अपना मून पे बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। और मून के रिस्पेक्ट में पृथ्वी तो हमेशा रोटेट करती है ना भैया, अपने एक्सिस पे अपने ध्रुवों पे तो रोटेट करती है। तो अगर चंद्रमा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, अगर चंद्रमा पे बैठे व्यक्ति का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो हम मोशन पे हैं, लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलेंगे जो आपके अर्थ पे बैठे हैं तो हम रेस्ट पे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। किसी के लिए मैं रेस्ट और किसी के लिए मैं अच्छा और किसी के लिए मैं बुरा। वही बोले ना देखने का नजरिया, आप देखो तो अच्छा हूं और देखो तो मैं बुरा हूं, उनके नजर में अच्छा हूं उनकी नजर में बुरा हूं। तो ये देखने का नजरिया होता है। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो अब जाके कंप्लीट डिफिनेशन हुआ कि इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक शब्द और, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट बॉडी इज कॉल्ड मोशन। यदि कोई बॉडी समय के साथ और निर्देशिक तंत्र के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं निर्देशिक तंत्र के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, इसको बोलेंगे हमारा क्या, मोशन। और अगर नहीं बदल रही है, ठीक है, अगर नहीं बदल रही है निर्देशिक तंत्र के साथ या समय के साथ भी, उसको हम रेस्ट पे कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रेस्ट और मोशन का डिफिनेशन। इफ अ पार्टिकल इट चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and if a particle is not changing its position with respect to the time or with respect to the frame of reference, then called rest and motion। and rest motion ऊपर वाला इसकी डिफिनेशन, रेस्ट इसके नीचे वाला डिफिनेशन। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट को मैंने समझ लिया। लेकिन अब मामला फंसा, सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सर नया नया कॉन्सेप्ट। हाँ, फिजिक्स यही होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको नई नई चीजें मिलती जाती हैं। जैसे हमने पैदा हुआ, हमने सबसे पहले कुछ क बोलना सीखा, अब क से ख बोला, ख से ग बोला, लेते लेते मैंने पूरा अंग तक पूरा जो भी हमारा मात्रा हमने सीख लिया, वर्णमाला सीख लिया। फिर हम मिला के बोलते हैं। अब जो हिंदी बोल पा रहे हैं ये क्या दिन थी, एक एक वर्ड सीख के ही तो हम आगे बढ़े हैं ना। हम जहां हमारे पास कुछ नहीं था, हम एकदम डार्क में थे, आज हम तो क्वाक तक पहुंच गए। क्या है, हमने सीखा ही तो है, अपने आप को मॉडिफाई किया है ना निरंतर। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, नीड इज द मदर ऑफ एक्सपेरिमेंट या डेवलपमेंट। किसी भी आविष्कार की जननी आवश्यकता होती है। जब तक आवश्यक नहीं होता, हम मनुष्य इतने आलसी होते हैं कि कोई भी कार्य को डेवलप नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मामला फंसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, और यही लास्ट टॉपिक भी होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। ठीक है, हम कल इसको अच्छे से लिखवाएंगे, लेकिन आज बस इतना ही रहने देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ सकते हो बेटा, देखने का नजरिया। जैसे आप किसी वस्तु को कहां से एनालिसिस कर रहे हो, कहां से देख रहे हो। जैसे वो हमारा स्टूडेंट जो चंद्रमा से मुझे देख रहा था, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चंद्रमा था, क्योंकि वो वहां पे बैठा था। आप मुझे मोबाइल से देख रहे हैं और आप अर्थ पे बैठे हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ। जैसे मैं बैठा हूं किसी ट्रेन में, और किसी ट्रेन में कोई मदारी आ गया और कोई वो जोकर दिखा रहा है, कोई खेल दिखा रहा है, कोई करतूत दिखा रहा है, कोई करतब दिखा रहा है, तो हमारे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ट्रेन का बोगी होगा। हमारे लिए ट्रेन का बोगी होगा। उसी बोगी के रिस्पेक्ट में, ट्रेन की बोगी के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि वो पार्टिकल, वो जादूगर, वो जो मदारी है, वो कर क्या रहा है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होगा
उसके लिए अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कोई ट्रेन के अंदर बैठा होगा तो कोई उसका ट्रेन का बोगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कोई रूम में बैठा होगा तो हमारे लिए कमरे में पड़ा है तो हमारा कमरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे मैंने कहा कि मैंने ऐसे यहाँ पे एक मच्छर पकड़ लिया, जस्ट सपोज दैट, अब इसकी जान नहीं निकली है, बचा है, हल्का सा पकड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो ये कमरा पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। अब इसी कमरे के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को बताएंगे बेटा, हमसे कहेंगे हमसे कुछ ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, हमसे दूर है, और उस कॉर्नर से लगभग ये कम से कम है 100 सेंटीमीटर दूर, उस कॉर्नर से कम होगा 250 सेंटीमीटर दूर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कमरा को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के और कोई एक मूल बिंदु लेके, कोई ओरिजिन लेके, उसी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यही तो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब समझते हो, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, निर्देशांकों का एक समुच्चय होता है। एक्स वाई जेड ये निर्देशांक होते हैं ना किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स वाई जेड। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है जो किसी पार्टिकल के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजफुल होता है, वही हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट which is required to represent the motion of particle या origin of particle is called frame of reference, ठीक है। और ये दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हमको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम जब किसी बोर्ड पे दिखाते हैं तो हम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बनाते हैं, वही जो हमारा एक्स वाई जेड जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कार्टेशियन एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा, वही कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को दिखाते हैं। मान लो हमारे रिस्पेक्ट में यही कोई पार्टिकल है बेटा, ये कोई पार्टिकल, आपको बोर्ड पे ही किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, यही मच्छर है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, ऐसे कहेंगे बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से हम इस पार्टिकल के पोजीशंस को बता देंगे कि इससे एक्स दूरी पर, वाई दूरी पर और जेड दूरी पर ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये क्या है बेटा, ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इस केस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लो हम किसी कमरे में हैं, किसी कमरे में ये कोई मच्छर है, तो ये इस मच्छर के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करना है, तो इससे यहां से दूरी बताएंगे, यहां से दूरी बताएंगे, यहां से दूरी बताएंगे, यहां से दूरी बताएंगे। तो ये जो हमारा ये जो कमरा होगा ना बेटा, ये कमरा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कहां से मेजर कर रहे हो, कहां से देख रहे हो, देखने का नजरिया ही कहलाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरीके का होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन वो डिस्कशन करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बेसिक से पढ़ाएंगे, आप बेसिक से पढ़ेंगे और सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कैच करेंगे, गैदर करते हुए चलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस ऑन टाइम पूरा होगा बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, बस आप पेशेंसफुली पढ़ते रहिए, एक एक चीजों को सीखते चलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।